कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड न्यूक्लियर मेडिसिन एक्सपर्ट है। आपने 1991 में रांची यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया, उसके बाद 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से डिप्लोमा इन रेडिएशन मेडिसिन किया। आप योगा एंड नेचुरोपैथी में पीएचडी हैं और वर्तमान में रेडियोलॉजी से पीएचडी कर रहे हैं। आपके 400 से अधिक ओरल प्रेजेंटेशन और 13 से अधिक रिसर्च पेपर्स विभिन्न नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने इंटीग्रेटेड मेडिसिन से 15,000 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया। वर्तमान में आप चीफ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल स्टडीज भारती मेडिकल कॉलेज, को फाउंडर ऑफ HIIMS डेराबादी चंडीगढ़, फाउंडर एंड CEO of the Third Eye DAP Institute of Integrated Medical Sciences देहरादून और CEO and Chief Consultant at IIMS Group of Diagnostic Centers, New Delhi, चंडीगढ़, देहरादून, जालंधर, अमृतसर एंड मेरठ। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं DGP महोदय से ये ओपनिंग एड्रेस के लिए सादर अनुरोध करती हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर पांडे को मैं पिछले लगभग 1 महीने से जानता हूँ और कुछ मैंने भी इनका प्रोटोकॉल फॉलो किया है। इनका क्लेम इनके साथ ही आए थे, उनको भी एक्सपीरियंस रहा होगा। उन्होंने कहा डायबिटीज़ तो 100% 3 दिन में डॉक्टर ख़त्म कर देते हैं नेचुरोपैथी, और बाकी वेट कंट्रोल और ब्लड प्रेशर वगैरह उसका भी। तो मैंने अपने आप को महसूस किया, मेरे को डाइजेशन प्रॉब्लम्स थे, कॉन्स्टिपेशन, गैस, वो सब तो एक्चुअली खत्म हो गया रीजनली उनका प्रोटोकॉल फॉलो करना। बीपी 50% कंट्रोल हुआ, मतलब मेरा माइनर ही रहता है, फिर भी उसको 50% बेटर हुआ। तो आई थॉट कि हो सकता है आप लोगों को भी फायदा हो, क्योंकि ये कहते हैं कि नॉर्मल लाइफ जो है 100 ईयर्स की हम मान के चल रहे हैं सब। आजकल तो 80 की मान के चलते हैं, और ये कहते हैं 140 होना चाहिए। तो भाई क्या पता किसी को फायदा हो जाए इनकी टॉक से, तो इसीलिए मैंने जो है आज से लास्ट में हम इनसे इंटरेक्शन सेशन भी रखेंगे। जरूर, थैंक यू मैम। देश के सुरक्षा में लगे हमारे मित्र, भारतीय टू द कोर, जो लोग देश की सेवा करते हैं, प्रत्यक्ष, कुछ लोग परोक्ष रूप में करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में डॉक्टर्स, पुलिस, ये प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। बहुत से लोग और भी करते हैं लेकिन परोक्ष रूप से करते हैं। तो आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। हमारा डॉक्टर कोई क्यों बनता है? एक बार लॉ कॉलेज में मुझे बुलाया गया था हेल्थ एंड डिजीज पे लेक्चर देने के लिए, तो कुछ लड़कों को उठाया मैंने और पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो? फ्रंट रो में बैठे हुए थे यंगस्टर्स। तो किसी ने कहा मैं कॉर्पोरेट लॉयर ये बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप एक बात बताइए, लॉ क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि सोसाइटी में क्राइम ना हो। कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं? डॉक्टर कोई क्यों बनता है? सोसाइटी में डिजीज ना हो। कितने लोग काम कर रहे हैं इस पे? आप स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, विच मीन्स आप कमर्शियली अपने आप को कैसे ये करेंगे, यू वांट मोर पेशेंट्स। ज़्यादातर सोसाइटी में डिजीज ना हो, इस पे काम करने की प्रेरणा रीसेंट पैंडेमिक में मिली हमें। वैसे तो मैं पर्सनली ये फॉलो करता ही हूँ और मैं एक साइंटिफिक इंसान हूँ। मैं जो भी बोलूँगा आई विल प्रूव इट टू यू साइंटिफिकली कि मैं ये एक्चुअली जो बोल रहा हूँ दिस इज साइंटिफिकली करेक्ट। बहुत सी चीज़ें साइंटिफिकली करेक्ट होते हुए भी फॉर कमर्शियल रीजंस बाहर नहीं आती हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कहीं से मेरा अपना साइंस नहीं है, ये मैंने साइंस सब जगह से पढ़ के मैं इस स्थिति में आया हूँ। मैं एक सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, MBBS, MD, PhD होते होते मैंने, चूँकि मैं संस्कृत जानता हूँ और मैं सिविल सर्विसेज का प्रत्याशी रहा हूँ,
तो मेरे टाइम में 2 सब्जेक्ट्स होते थे, तो एक संस्कृत था और दूसरा हिस्ट्री था जो मैंने लिया था। ऑल्दो आई फेल्ड इन संस्कृत बट आई नो संस्कृत, एंड वो उसका एक एडवांटेज ये हुआ कि मैं आयुर्वेद वालों से ठीक से जानता हूं, क्योंकि मैं संस्कृत में पढ़ा हूं, तो मुझे बहुत ठीक से पता है। और आयुर्वेद, यूनानी मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन, जापानीज मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, हमें ये सारी विधियां पता है। तो माई वे ऑफ लुकिंग एट अ डिजीज विल बी वेरी डिफरेंट from any other person that you have ever heard, and it will be very scientific because we are still practicing. I'm still a practicing radiologist. I practice, I see patients, और हम देख रहे हैं कि there are sea changes as far as diseases are concerned. जैसे जैसे हमारा selfishness बढ़ता जा रहा है, नेचर से दूर होने का मतलब है नेचर इज ऑलवेज गिविंग, वी हैव बिकम रिसीविंग। आम के पेड़ को लास्ट टाइम आम खाते हुए कब देखा था आपने लास्ट? दैट इज गिविंग। नेचर का ये रूल है, इट्स गिविंग। जैसे ही आप सेल्फिश हो जाएंगे, आप अननेचुरल होते जाएंगे, इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आपकी स्थितियां सही नहीं रहेंगी एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। नहीं तो रिसेंट पैंडेमिक में एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को बंदी बना दिया था। ये मैनकाइंड के लिए शर्म की बात है। हम जो इतने लंबे चौड़े दावे करते हैं कि साइंस यहाँ पे पहुंच गया, वहां पे पहुंच गया, एक छोटे से वायरस ने बंदी बना के रख दिया पूरे विश्व को। ये सोचने वाली बात है। द ह्यूब्रिस ऑफ मैनकाइंड, हवा निकाल दी आपकी। जितनी भी जो ह्यूब्रिस वाली बातें थी कि हम तो चांद पे पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, एक छोटे से वायरस ने हवा निकाल दी आपकी सभी बातों की। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये हुआ क्यों। और उस समय, उस दौरान कोई प्रोटोकॉल काम नहीं आ रहा था। None of the protocols in any healing sciences were working. वो तो भला हो हमने कॉमन सेंस और साइंस यूज करके वी डिवाइज्ड अ प्रोटोकॉल जिसमें एक भी पेशेंट का डेथ नहीं हुआ। 15,000 पेशेंट्स हमें कांटेक्ट किया जो नोन थे, जो ठीक हुए, उनके जानकार, ऐसे करके एक भी पेशेंट का डेथ नहीं हुआ। जबकि 40% वाले भी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वाले भी आए थे, एक भी पेशेंट का डेथ नहीं हुआ। तो इसलिए देन वी स्टार्टेड फॉर्मुलेटिंग दीज थिंग्स कि ये मतलब दुनिया को मालूम भी होना चाहिए। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द साइंटिफिक डेटा विच वाज अवेलेबल, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम में कभी आने नहीं दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल से, एक्सरे से तो रेडिएशन आपको मालूम है, रेडियोथेरेपी से तो रेडिएशन मालूम है, इसमें तो बहुत रेडिएशन है। रेडिएशन डिवाइस जेब में लेके घूमने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि उसमें रेडिएशन है, क्योंकि ये पेपर्स कभी बाहर नहीं आए, कभी आपको पता नहीं चला। तो ह्यूब्रिस ऑफ मैनकाइंड को तोड़ने के लिए वी स्टार्ट विथ एक छोटे से स्पेक्ट्रम में दुनिया को देखने वाले लोग कभी सोचते नहीं हैं कि उत्तराखंड की पावन भूमि पे हम हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि शंकर भगवान के ये गले में वासुकी क्यों है, कोई हार भी हो सकता था। सांपों से आपका रिश्ता क्या है, साइंटिफिकली कैन यू एक्सप्लेन इट? विष्णु सांप की शैया पे क्यों सोए हैं? जितने पीगन में गॉड्स हैं, सब के सब सांपों के साथ हैं। आप ठीक से देखिए, चाहे वो जियस हो, चाहे वो दस्यु हैं हो, सब सांपों के साथ हैं। सांपों से क्या रिश्ता है आपका? तो साइंस समझ में आने लगेगा। मैं इसलिए ये थोड़ी डीप बातें कर रहा हूं बिकॉज आई एम डूइंग अ पीएचडी ऑन द पाइनियल ग्लैंड। तो मॉडर्न साइंस में पाइनियल ग्लैंड के ऊपर मुझे 5-10% ही मिला। हमें स्क्रिप्चर्स ढूंढना पड़ रहा है ताकि मैं अपना पीएचडी पेपर कंप्लीट कर पाऊं। नॉनदलेस, कमिंग टू दिस पैंडेमिक, और ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लास्ट पैंडेमिक नहीं था, इसके बाद भी आएगा। और अब पुलिस के ऊपर जो स्ट्रेस होता है वो आपको जानना भी जरूरी है कि जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो डील कैसे करेंगे। तो 9,985 ये एक मैजिकल फिगर है।
9,985 9,985 डिजीजेस हैं ओनली। पैथी कोई भी हो, डिजीजेस इतने ही हैं, तकरीबन 10,000। लेकिन बीमार होने के तरीके दो ही। पैथोजेन बीमार करता है। पैथोजेन इज पैथोलॉजी जनरेटर, इज कॉल्ड अ पैथोजेन। पैथोलॉजी इज अ डिजीज, फिजियोलॉजी इज नॉर्मल, पैथोलॉजी इज अ डिजीज। पैथोलॉजी जनरेटर को पैथोजेन कहते हैं। पैथोजेन या तो बाहर से आएगा जैसे कोरोना, या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाएगा जैसे कैंसर, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे डायबिटीज। तो बाहर से अगर सेल आया, बाहर से पाकिस्तान ने अगर अटैक किया, तो हमारे पास वो सब कुछ है कि हम उसको मिनटों में ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन घर का भेदी अगर लंका ढाए तो मुश्किल वाली बात है। इसीलिए हम कैंसर पे आज तक विजय नहीं पाए, क्योंकि वो घर का भेदी है। और इसलिए भी पुलिस का रोल आर्मी से बड़ा हो जाता है, बिकॉज आर्मी नॉर्मली बाहर के लोगों को रोकती है, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। घर के भेदी को पकड़ना बहुत मुश्किल है और बहुत बहुत ज्यादा परिश्रम, ये लगता है बहुत कुछ यूज करना पड़ता है, क्योंकि कैंसर्स में हम रोज यूज करते हैं, इसलिए हम जानते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म चाहे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा आपके शरीर में है वैसा ही बाहर है। तो ऐसे ही होता है। तो आपका पैथोजन अगर बाहर से आया तो बॉडी रिएक्ट करेगी। पहला रिएक्शन क्या होगा? बॉडी विल रेज द टेम्परेचर टू किल द वायरस। पूरी दुनिया ने क्या किया? टेम्परेचर कम कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये लॉजिकल है? टेम्परेचर से मौत होगी क्या? टेम्परेचर से डिहाइड्रेशन होगा, थोड़ी डिस्कंफर्ट होगी, डिहाइड्रेशन होगा। आप हाइड्रेट करिए, हमने यही किया। 6 से 7 घंटे में अगर कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो 6 से 7 घंटे में टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है। 6 से 7 घंटे इंतजार करिए, पानी पीजिए, पानी पी के अगर वॉमिटिंग होता है फिर पानी पीजिए, क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड होंगे और कई चीजें बिगड़ने लगेंगी। मैक्सिमम 24 आवर्स में फीवर चला जाता है। पैथोजन कोई भी हो, चाहे वो दिस वायरस, दैट वायरस और एनी बैक्टीरिया और एनीथिंग, within 24 hours the temperature will be normal even with comorbidities। अगर comorbidities जब मैं बोलता हूं, I mean diabetes, blood pressure, renal failure, previous history of cancer, all these are comorbidities। comorbidities अगर नहीं है तो 6 से 8 घंटे में फीवर नॉर्मल हो जाएगा। फीवर को आग लगाने की चीजें न दे, और ये चीजें जानवरों से सीखनी जरूरी है। द ह्यूब्रिस ऑफ मैनकाइंड, वो तो समझ में आ ही गया। जानवर बीमार पड़ता है तो क्या करता है? सबसे पहले खाना छोड़ता है। और हम, यार फीवर हो गया, क्या खाएं क्या ना खाएं? हम बेसिक से कटे हुए लोग हैं, हम बेसिक से निकल गए। और आपको आश्चर्य होगा कि जितने लोगों का डेथ हुआ, विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू द पीपल हु डाइड, वायरस से एक का भी डेथ नहीं हुआ। All were killed by their own immune system. The immune system went berserk, which means immune system एक ट्रक है, उसके ड्राइवर आपने इंस्टॉल ही नहीं किए हैं, तो वो तो भीड़ पे वैसे चला जाएगा और मार देगा। उसके ड्राइवर्स हैं दया, माया, ममता, करुणा, आपकी जिंदगी में नहीं है, तो इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। We have seen mankind, हम बोलते हैं we have become man cruel, we have not become mankind। हमें अपने आप में क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, have we become mankind? We need to ask this question। तो first day is a day of fasting, only water,
by 6 to 8 hours, 12 hours, maximum 24 hours, temperature will come back to normal. No need of any medication. If you are lowering temperature, you are doing harm to the defense mechanism of the body. Next day, जब सारा का सारा टेम्परेचर जब कम हो गया, विच मीन्स द बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू कि एक्सटर्नल एनिमी खत्म। अब जो सेल्स अफेक्टेड हो गए हैं उस वायरस से, उनको भी बॉडी ने मारना है। बॉडी के पास क्या टूल है? AK-47 तो आपके पास है, बॉडी के पास क्या है? AK-47 तो है नहीं, तो टूल क्या है बॉडी के पास? बॉडी तेजी से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम करेगी, क्योंकि नॉर्मल सेल को मालूम है उससे निजात कैसे पाना है, डिजीज सेल मर जाएगा। तो बॉडी तेजी से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम करती है। आपने क्या किया? ऑक्सीजन दे दिया। आपने ठीक उल्टा किया जो करना चाहिए था। आपने इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर दिया, इसीलिए इम्यून सिस्टम वेंट बरसक और बंदा ही मर गया। तो हमने साइंटिफिकली खंडित दृष्टि और खंडित दृष्टिकोण कहां तक पहुंचा सकता है आपको? सुन के आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि डायबिटीज हम 3 दिन में ठीक करते हैं। 3 दिन में हमें थोड़ा वो लगता है, बोलने में थोड़ी शर्म आती है कि 3 दिन, 1 दिन में ठीक होता है। 3 दिन तो हम इसलिए बोलते हैं कि आपको अविश्वास हो जाए कि नहीं 3 दिन में हो सकता है, क्योंकि हम जब 1 दिन बोलते हैं तो बड़े बड़े एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा है, आप एक पेशेंट ही लेके आ जाए ना, उनको हम करते हैं ना, आपको दिखाते हैं ना कि 1 दिन में ब्लड शुगर नॉर्मल भी कैसे होता है। दवा, चाहे वो 16 साल से इंजेक्शन इंसुलिन ले रहे हैं, कुछ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। एनीवे, टू स्टार्ट विद द बिगेस्ट इक्वेशन नोन टू मैनकाइंड, E = mc²। इससे बड़ा अभी तक कोई इक्वेशन आया नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी का इक्वेशन आएगा तो मान लिया जाएगा कि हाँ, इसके बाद भी कोई इक्वेशन है। E = mc²। सबने सुना है? कोई है जिसने नहीं सुना है? सबने सुना है, ओके। तो E = mc²। सरल भाषा में जो लोग साइंस के ग्रेजुएट्स नहीं है, उनको कैसे समझाएंगे? जो आज आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और लेके घूम रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं E = mc² का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सरल भाषा में हमने कभी समझाया नहीं। वही मैं सरल भाषा में आपको डिजीजेस समझाने आया हूं। एनर्जी = mass into c²। c² इज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, दैट इज अ फोर्स, दैट इज, मान लीजिए आप, स्पीड ऑफ लाइट इज अ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। स्क्वायर ऑफ दैट, अगर इस मास में, ये 100 ग्राम का होगा, 100 ग्राम में अगर c² का फोर्स लगा दिया जाए तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस एनर्जी को कूल डाउन कर लिया जाए तो ये मास बन जाएगा। E = mc² का यही मतलब हुआ। तो कहां प्रॉब्लम है समझने में? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संघारे। कहां प्रॉब्लम है समझने में? दिस इज अ साइंटिफिक स्टेटमेंट। वी कैन प्रूव इट टू यू साइंटिफिकली कि ये साइंटिफिक स्टेटमेंट है। बात यह है कि हमने कभी उस साइंस को इस साइंस से जोड़ा नहीं, इसीलिए इंटीग्रेटेड मेडिसिन, इसीलिए इंटीग्रेशन की जरूरत है कि ये जो साइंटिफिक फैक्ट्स आप बोल रहे हैं, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं क्या? इसलिए जरूरी है। सो दीज आर नेचुरल फूड्स। आहार ही औषधि है। औषधि से किसी को ठीक होते हुए आपने कब देखा? मुझे एक डिजीज बता दीजिए और एक दवा बता दीजिए कि ये दवा है जी और ये डिजीज ठीक हो जाती है जी। ब्लड प्रेशर की दवा से ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। ठीक होने का मतलब है कि दवा बंद, इसके बाद जिंदगी में कभी नहीं हो। डायबिटीज की दवा से डायबिटीज ठीक हो गया क्या? कैंसर की दवा से कैंसर ठीक हो गया?
टीबी की दवा से टीबी ठीक हो गया। जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब, दिल बहलाने को यह ख्याल अच्छा है कि आपने मेडिसिन ले लिया और आप ठीक हो जाएंगे। आहार को औषधि बनाइए। आप कभी एक बादाम भिंगा के देखें, जो आपको वो स्ट्राइज दिख रहे हैं वो आर्टरीज हैं, आर्टरीज जैसी हैं। अगर आर्टरी में ब्लॉकेज है तो बादाम भिंगा के खाइए, ये नेचर का मैसेज है। हम वेट कर रहे थे कि नेचर हमें टेलीफोन करके बताएगी। अगर डिमेंशिया है तो डिमेंशिया जैसे फूड्स खाइए, अखरोट, ये ब्रेन जैसा दिखता भी है, इट्स अ बॉन्जाई ब्रेन। तो ये नेचर के सिग्नेचर हैं इन फूड्स पे। आहार ही औषधि है। नाउ स्टार्टिंग विद डायबिटीज। तो इंसान ब्लेम गेम, चूंकि आप लोग पुलिस में हैं और मैं भी रेडियोलॉजिस्ट हूं, हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन में ही हैं। वी इन्वेस्टिगेट द डिजीज प्रोसेस। आप लोग क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो पैटर्न भी देखते हैं, हम लोग भी पैटर्न देखते हैं। दैट इज हाउ वी कम टू अ कंक्लूजन। एनीवे, तो आप देखेंगे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। डायबिटीज, जैसे ही मैं डायबिटीज बोलता हूं, पेशेंट्स इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना शुरू करते हैं। मैं तो फैमिली में है जी, मैं तो एक अनिरीह प्राणी ऐसे जा रहा था, इस खानदान में पैदा हो गया, मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, इस खानदान का दोष है। बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स यार, बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, डोंट ब्लेम देम, डोंट ब्लेम देम। डायबिटीज इज अ रिजल्ट ऑफ इंसल्ट ऑफ फूड। आपने फूड को बहुत इंसल्ट किया है बॉडी के साथ। मेरे कहने का मतलब है, फूड जो आप फूड बोलते हैं, इट्स एन इंसल्ट टू द बॉडी। सुबह से हम शुरू हो जाते हैं, आंख हमारी खुलती नहीं है, चाय, रस्क, आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है, आज लंच के लिए वहां जाना था, डिनर में उन लोगों ने बुलाया है। हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है। इस बीच हम कुछ काम भी कर लेते, लेकिन ये 3 चीजें फिक्स्ड। अभी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री पिछली बार बोल रहे थे कि गुलामी की हर वो बंधन काटनी है, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। तो सबसे पहले 75 इयर्स पहले बाहर क्या निकलना चाहिए था? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये ब्रिटिशर्स के साथ वापस चले जाना चाहिए था और हमें भारतीयता पे वापस आना चाहिए था। 2 जून भोजन, आप सिर्फ 2 जून भोजन पे आ जाइए। 95% आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन से लेके, थकान से लेके, लेजीनेस से लेके, डायबिटीज से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, मेजर डिजीजेस अभी तक हुई नहीं है, बिकॉज डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर हाईवेज है। इसी के ऊपर डिजीजेस ट्रैवल करती हैं टू गेट इफेक्टेड, और डायबिटीज को समग्र रूप से ठीक करना जरूरी है। नहीं तो आपने अगर दवाइयों पे कंट्रोल किया तो आपको वो डॉक्टर को पूछना जरूरी है कि सर मेरा तो शुगर 400 था, आपने कोई जादू वाला टैबलेट दे दिया, उससे 100 हो गया, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि बाकी 300 गए कहां। ये पूछना जरूरी है। ब्लड में शुगर नॉर्मल 100 आ रहा है, 400 था पहले, तो बाकी 300 कहां गए? वो कहीं नहीं गए हैं, वो आपकी बॉडी में है। उसको ब्लड में से निकाल के आपके लीवर में डाल दिया गया। लीवर फेल करेगा 10 साल में। जैसे डॉक्टर सर बता रहे थे कि लीवर का फैटी होना नॉर्मल है। मेरा संडे को एक प्रोग्राम है ऑनलाइन, डॉक्टर अवधेश पांडे। मैं चाहूंगा आप ये चैनल सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं आपको कहीं और मिलेगा नहीं। इसलिए जो लाइव प्रोग्राम्स हमारे आते हैं उसको जरूर आप देखें। बहुत सा आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक चीजें उठाते हैं। जैसे फैटी लीवर पे हम संडे को कर रहे हैं खेती विरासत मिशन में, और जानबूझ के हमने खेती विरासत मिशन को चुना है। उसके प्लेटफॉर्म पे आके फैटी लीवर की बात कर रहे हैं, ताकि किसानों को भी पता चले कि करना क्या है। अगर
ठीक रखने के लिए। तो ये शुगर को आपके उससे निकाल के लीवर में डाल दिया गया है, जिससे फैटी लीवर हो गया है। अगर वहां नहीं है तो आपके ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। अगर आपने ब्लड शुगर को सिर्फ दवा से कंट्रोल किया तो याद रखिए, यू हैव टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक, क्योंकि कैंसर तो होगा ही। जब तक ये बात आपको इंजेक्शन के तौर पे नहीं समझ में आएगी, तब तक आपको लगेगा कि मेरा तो ब्लड शुगर नॉर्मल है, जिंदगी तो ठीक ही चल रही है। एक दिन जिंदगी खराब हो जाती है और वहां से वापस रिट्रेस करना मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि कोई ऐसी डिजीज नहीं है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता। हम न कर पाए वो बात दूसरी है, लेकिन कोई ऐसी डिजीज है नहीं जो क्योरेबल नहीं है। वी हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स ऑफ हाउ वी कैन डू इट। और ये कॉन्फिडेंस तब आया जब हमने 24 कैंसर के पेशेंट्स का कैंसर खत्म हो गया, उनकी बॉडी से कैंसर इज ओवर। देयर इज सिर्फ कैंसर वहां का ही नहीं, पूरी बॉडी में फैल चुका था, वहां से निकल चुका। तो उसके हमने कई तरीके निकाले हैं और उस पर मेरा पीएचडी भी है। इनफैक्ट वही वाला प्रोसेस देख के भारतीय यूनिवर्सिटी ने पीएचडी ऑफर किया कि आप इस पे पीएचडी कर लें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ क्योर फॉर द पीपल। नॉनदलेस, तो टाइप 2 डायबिटीज हम बेसिकली इसको डिजीज ही नहीं मानते, बहुत छोटी डिजीज है ये, बहुत छोटी, इसको डिजीज ही नहीं मानते हैं। ये तो बहुत जल्दी ठीक होगी। तो डायबिटीज क्यों हुआ? क्योंकि आपको खाने का तरीका ही नहीं पता है। अन्न ब्रह्म है, कितने लोग सोचते हैं ऐसा। जिस खाने में किसी की आह लगी है वो ब्लड शुगर फायर करेगी आपकी। जिस खाने में आग लग गई है उसमें आग लग गई है। इन्फ्लेमेशन इज द बेसिस ऑफ ऑल डिजीजेज। आप अगर टाइप करेंगे गूगल में, देखेंगे कि दुनिया में जितनी डिजीजेज हैं सभी का एक क्या कॉमन फैक्टर है? क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल डिजीजेज एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड कोई है क्या? यस, आप आएंगे कंक्लूजन पे, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? इनफ्लेम्स। So where is the flame coming from? The flame is coming from the flames of food. You are cooking your food. So why are you surprised if you are inflamed? Because you are using inflamed food. दुनिया में 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं। एक और स्पीशी बता दीजिए जो अपना खाना पका के खाता हो, दिखाइए मुझे। लास्ट टाइम आपने हिरन को पालक पनीर बनाते हुए देखा ही होगा जंगल में। उसको डायबिटीज भी नहीं होता है, उसको ब्लड प्रेशर भी नहीं होता है, उसको कैंसर भी नहीं होता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, यस, टेस्ट इज अ फैक्टर। जो पांच इंद्रियां हैं हमारी, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। उस 5 ज्ञानेंद्रियों में हम जितना भी जानते हैं इस 10 इंद्रियों से जानते हैं। आई एम श्योर वो आपको पता ही होगा। द सेंस ऑफ साइट, द सेंस ऑफ हियरिंग, द सेंस ऑफ टेस्ट, द सेंस ऑफ स्मेल एंड द सेंस ऑफ टच, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। एंड 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, गुदा, मुंह और गुदा और जनेंद्रिय, दैट इज द सेक्सुअल ऑर्गन दैट यू हैव। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अगर इनको रखने की ताकत आप अर्जित कर लें योग के बल से, तो आपको दशरथ कहा जाएगा और आपके यहां राम पैदा होंगे। इसलिए इन 10 इंद्रियों को रखने की जरूरत है। और जरूरत ये सिर्फ अपने हेल्थ के लिए ही नहीं, कम्युनिटी हेल्थ के लिए भी। हम क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं लोगों को? वॉट आर वी ट्राइंग टू से? दैट आई एम डिजीज्ड, सो माई सन विल फील दैट डिजीज इज अ कॉमन फैक्टर। सब हो ही जाते हैं, अभी एंजॉय कर लो यार, लाइफ इज टू शॉर्ट। ये सभी चीजें
हमें बताई गई हैं, जबकि हमारी अपनी जो सोच है, अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट कहते हैं। इसीलिए बीच में ये चीज आपको बताना इसलिए जरूरी था। इट इज नॉट ओनली साइंस, दिस इज सच अ साइंस कि हमें ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि क्या है। सो कमिंग बैक टू टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज एक दिन में ठीक होता है। आप क्या करें, जैसे ही आप खाएंगे, ये बॉडी का तरीका है, ब्लड में शुगर बढ़ाएगी। अगर आपका फूड नेचुरल है, आग दिखाया हुआ नहीं है, तो वो कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसको सिंपल शुगर बनने में टाइम लगेगा। लेकिन जब आप कुक्ड फूड खाएंगे, इमीडिएटली ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। सो इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50% रॉ फूड एंड 50% कुक्ड फूड। आप सिर्फ इतना ही कर लें कि जितनी भूख है, 2 जून भोजन पे आ जाए, जितनी भूख है उससे 75 to 80% खाएं, थोड़ा सा गैप रखें, और जितना फूड खा रहे हैं 50% ऑफ दैट फूड शुड बी रॉ फूड, 50% कैन बी कुक्ड फूड। अगर आप इतना ही कर लेते हैं, आपका ब्लड शुगर एक या मैक्सिमम, आपको कमजोरी लगने लगेगी। कमजोरी का मतलब है ब्लड शुगर की मेडिकेशन बंद करिए। योर ब्लड शुगर हैज कम बैक टू नॉर्मल। अगर आप मेडिसिन खाते रहेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं, जब आप मेडिसिन खाते हैं, कि हर 2 घंटे पे कुछ खाते रहिए। उनको डर होता है कि कहीं आपका शुगर फॉल ना कर जाए बिकॉज ऑफ दिस मेडिकेशन। बॉडी कभी फॉल नहीं करवाती है, बॉडी वॉन्ट्स टू लिव। हमें बॉडी, ये शरीर ब्रह्म है, ये कभी आपको मरने नहीं देगा जब तक आप ना चाहें कि नहीं अब तो मुझे मरना ही है। आप देखिए, मैं झारखंड से पढ़ा हूं, MBBS मैंने झारखंड से किया है, जमशेदपुर से। हमने 100 इंटर्नशिप में 100 सांप के काटे हुए देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे। 97 मर जाते हैं उसमें। 97 में एक आदमी जहर से मरता है, बाकी 96 इस डर से मरते हैं कि सांप ने काट लिया। ये डर आपको जीने नहीं देगा। कैपेसिटेंस ऑफ द वेसल्स को डायलेट कर देता है, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, आप जी ही नहीं सकते हैं, मरना ही पड़ेगा आपको। इसीलिए रॉन्ग न्यूज फैलाना, डराना, एक तरह से यू आर डूइंग अ क्राइम अगेंस्ट दैट पर्सन। अगर आप उसको डरा रहे हैं तो आप उसको डिजीज पैदा कर रहे हैं उसको, क्योंकि जैसे ही आप डर जाएंगे, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज द इम्यून सिस्टम इज शट डाउन, एंड इम्यून सिस्टम इज द गॉड सिटिंग इनसाइड यू। आपकी पूजा पद्धति जो भी हो, आपने कभी मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश को तो देखा ही होगा। उत्तराखंड में तो बड़े मंदिर हैं, वहां पर शिव भगवान दिखते भी होंगे। मस्जिदों में लोगों ने अल्लाह को भी देखा होगा, चर्च में गॉड को भी देखा होगा, और गुरुद्वारे में वाहेगुरु को भी देखा होगा। आप बाहर कहां ढूंढ रहे हैं? ये सभी आपके अंदर बैठे हैं, अंदर विराजमान है। इसलिए ये जो शरीर है, ये कभी आपको मरने नहीं देगा। जो इम्यून सिस्टम की बातें होती हैं, इम्यून सिस्टम का ही नाम आपकी पूजा पद्धति का नाम है। वही अल्लाह है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही गॉड है, वही वाहेगुरु है, और वही आपको ये सभी विपदाओं से बचाएगा। और सिर्फ शारीरिक नहीं, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, इन तीनों पहलुओं को खंगालना पड़ेगा। हम कैंसर कैसे हटाते हैं? शारीरिक रूप से तो सर्जन भी कैंसर हटाता है। सर्जन ने बोला कि हमने तो सर्जरी करके निकाल दिया जी, लेकिन देखा कि थोड़े दिन बाद हड्डियों में से निकल गया। विच मीन्स द सोर्स ऑफ कैंसर इज नॉट द बॉडी, इट इज द मेटाफिजिकल। तो ये जो बॉडी है, ये अन्नमय कोश है, इसको चलाता है आपका प्राण, प्राणमय कोश चलाता है, प्राण को चलाता है मनोमय कोश। और जब ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं तो आपका विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश सही तरीके से चलता है। तो ये जो अन्नमय कोश है, अगर मैं आपसे जलता हूं, आपका तो शायद मैं कुछ ना बिगाड़ पाऊं, लेकिन अपना जरूर बिगाड़ लूंगा।
मेरा मनोमय कोश खराब हो गया एंड द डिजीज हैज स्टार्टेड फ्रॉम देयर। आपके ऑरा में डिजीज प्रोसेस आ गया है। इसको फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और सिर्फ फिजिकल लेवल से डिजीज को निकालेंगे तो कभी क्योर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंटीग्रेटेड मेडिसिन में हम किसी भी डिजीज को दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक एंगल से भी देखते हैं। डायबिटीज वैसे ज्यादातर दैहिक ये डिजीज है, इसीलिए हम इसको डिजीज ही नहीं मानते। बहुत सिंपल डिजीज है, बहुत सिंपली ठीक होती है। टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 फिर भी इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज, फिर भी टाइम लगता है उसमें, लेकिन टाइप 1 भी ठीक होती है। कई लोगों को लगता है, या मॉडर्न मेडिसिन को तो लगता है कि ये डिजीज क्योरेबल नहीं है। ये बहुत अच्छे से क्योरेबल है, बहुत ठीक से क्योरेबल है, और फिर कभी भी नहीं होंगी इस टाइप की क्योरेबल है। सो टाइप 2 डायबिटीज, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि ये कैसे क्योरेबल है, आप कैसे घर में क्योर कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, द ब्लड नीड्स 95% of the blood pressures that people have is called essential hypertension। ये डॉक्टर से पूछने की जरूरत है, एसेंशियल क्यों बोलते हैं भाई, या गूगल में देखने की जरूरत है एसेंशियल क्यों बोलते हैं। इज इट एसेंशियल दैट यू विल गेट ब्लड प्रेशर? सिंपल इंग्लिश वर्ड, इसका कोई हिडन मीनिंग भी नहीं लगता है। एसेंशियल का मतलब है इडियोपैथिक, मतलब मॉडर्न मेडिसिन को नहीं पता है कि आपको ब्लड प्रेशर क्यों है। अगर मुझे पता नहीं है तो मैं क्योर कैसे करूंगा? ये सोच रहे हैं, ऐसी बात है। एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं इसको। सो ब्लड को प्रेशर चाहिए बॉडी में मूव करने के लिए। नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल प्रेशर, फैट बॉडी में ज्यादा प्रेशर। फैट क्यों आया? क्योंकि जुबान पे लगाम नहीं रही। जितना हम कम बोल बोल के ज्यादा खाते हैं, आप देखिए ज्यादातर जुबान पे लगाम नहीं रहती। जुबान पे लगाम अगर है तो डॉक्टर, पुलिस, वकील, इन तीनों की जरूरत जिंदगी में नहीं पड़ेगी। अगर जुबान पे लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इन तीनों से वास्ता ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है। सो ब्लड नीड्स प्रेशर टू मूव, एंटी ग्रेविटी। नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल प्रेशर, फैट बॉडी में ज्यादा प्रेशर। तो आप देखिए, जैसे ही आप वेट अपना कम करेंगे, ब्लड प्रेशर विल कम बैक टू नॉर्मल। और वेट कम करने में टाइम भी लग सकता है। इन द मीन टाइम क्या करेंगे? इन द मीन टाइम वी नीड टू नो द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। The determinants of blood pressure are: systolic blood pressure is controlled by cardiac output, and diastolic blood pressure is controlled by total peripheral resistance। तो कार्डियक आउटपुट कैसे कम करेंगे? नाड़ी शुद्धि करके, योग करके। आप अगर कल देखेंगे, अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे, कल शाम को ही हमने रोगानुसार योग हम कर रहे हैं प्रोग्राम। किस रोग में क्या योग, कितना योग, क्योंकि सब बोलते थे योग कर लो तुम, योग से ठीक हो जाएगा। अरे क्या योग करना है, कितना योग करना है, कौन सी बीमारी में कौन सा योग नहीं करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। पता चला योग करते करते ब्रेन हैमरेज हो गया, तब क्या करेंगे? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या योग, कितना टाइम तक योग। एनीवे, तो आप अगर देखेंगे बहुत सिंपली, आप नाड़ी शुद्धि अगर कर लेंगे, और अगर नाड़ी शुद्धि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नाड़ी शुद्धि आप अगर टाइप करेंगे तो आपको वो तरीका पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता देता हूं। आप एक कफ लगा लीजिए, उसमें ब्लड प्रेशर देख लीजिए, और 5 बार लेफ्ट से सांस लेके लेफ्ट से छोड़िए, फिर 5 बार राइट से सांस लेके राइट से छोड़िए, फिर 5 बार लेफ्ट से सांस लेके राइट से छोड़िए, फिर 5 बार राइट से सांस लेके लेफ्ट से छोड़िए। नाड़ी शुद्धि, और फिर से ब्लड प्रेशर ले लीजिए। इसमें आपको 2.5 से 3 मिनट ये लगेगा। लंबा लीजिए और लंबा छोड़िए, और अगर 5 सेकंड में लेते हैं तो 10 सेकंड में छोड़िए। आप सिर्फ इतना ही कर लेंगे, 160/100 ब्लड प्रेशर 120/80 आ जाएगा 2.5 से 3 मिनट के अंदर। मुझे कोई दवा दिखा दीजिए जो इतना जल्दी इफेक्टिव होता हो, दिखाइए मुझे। We just want to prove in integrated medicine that we are the fastest, the surest,
द क्योरेस्ट, द चीपेस्ट एंड द मोस्ट ड्यूरेबल, द मोस्ट ड्यूरेबल। तो आप अगर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात जो आपको, आप सभी फेस भी करते होंगे, होंठ अगर फट गए, नॉर्मली जब ये पश्चिम से हवा चलती है तो होंठ फट जाते हैं। होंठ फट जाते हैं तो कितने दिन में ठीक होंगे? वैसलीन लगाएंगे आप, बोरोलिन लगाएंगे, नारियल तेल लगाएंगे, अगर बहुत ऑर्गेनिक का ध्यान है तो कितने दिन में ठीक होता है? 3-4 दिन में। अगर 3-4 घंटे में ठीक करना है तो कैसे ठीक करेंगे? नारियल तेल नाभि में लगाए, नाभि में लगा के 5 मिनट तक उसको क्लॉकवाइज घुमा दें, 3 घंटे में आपका होंठ नॉर्मल आ जाएगा। आप अगर देखेंगे ये जो मतलब शरीर है ना, इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप अगर उसको प्रेस कर देते हैं तो चीजें इतनी जल्दी नॉर्मलसी में आ जाती हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो दिस वाज फॉर ब्लड प्रेशर। नाउ हार्ट डिजीज, हमें हार्ट डिजीज इज अ मेजर किलर, क्योंकि जब तक ये बात आप सोचते हैं तब तक पेशेंट वर्टिकल हो जाता है। इसलिए कुछ चीजों का मालूमात होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चेस्ट पेन हुआ, आपको पुलिस के फर्स्ट एड में ट्रेनिंग भी दिया जाता होगा कि फर्स्ट एड में क्या करेंगे। तो डॉक्टर्स भी आते हैं, पुलिस के भी डॉक्टर्स होते हैं, वो आके आपके किट में सॉर्बिट्रेट भर देते हैं कि जब चेस्ट पेन होगा तो ये वाला टैबलेट जीभ के नीचे रख दीजिएगा। कई लोग जेब में लेके चलते भी हैं सॉर्बिट्रेट। तो सॉर्बिट्रेट क्या करता है? कंपनी क्लेम करती है कि वो मायोकार्डियल परफ्यूजन बढ़ा देता है। तो हम लोग तो रेडियोलॉजिस्ट हैं, हम तो टेस्ट भी करते हैं, तो हमने टेस्ट ही कर लिया भाई। कितना वो क्लेम कितना करते हैं? वो क्लेम करते हैं 2 ml पर क्यूबिक मिलीमीटर बढ़ा देता है। हमने टेस्ट किया, हमें तो आज तक 0.25 ml से ज्यादा कभी मिला नहीं, मैक्सिमम टाइम तो मिला ही नहीं। जो मिला वो 0.25 ml के आसपास मिला। एनीवे, अदरक आपके घर में होगा, आपने सुना भी होगा अदरक के बारे में। अदरक का एक टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में रखें, उसको चू कर लें। 8 ml पर क्यूबिक मिलीमीटर अदरक बढ़ाता है मायोकार्डियल परफ्यूजन। तो अदरक क्यों नहीं, सॉर्बिट्रेट क्यों, नींबू वाला साबुन क्यों चाहिए आपको, नींबू क्यों नहीं? जब तक हम इस स्थिति में नहीं आएंगे तब तक कमर्शियली लोग बेचते रहेंगे और हम खरीदते रहेंगे। हमें ये बातें समझनी पड़ेगी कि नींबू युक्त साबुन क्यों चाहिए आपको, नींबू क्यों नहीं चाहिए। इसीलिए इस उल्टी दुनिया में चीजें सीधी सीधी समझनी बहुत जरूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी जो हार्ट का पर्सपेक्टिव दिखाने जा रहा हूं, वो आपने आज के पहले कभी सुना नहीं होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पल्स आपका करीब करीब 75 होता है, 75 के आसपास पल्स है। मतलब 1 मिनट में 75 बार पल्स आपका आया। एक पल्स मतलब एक हार्ट बीट। एक बार हार्ट ने बीट किया, एक बार हार्ट ने बीट किया तो 70 ml ब्लड निकल जाता है, 70 ml पर बीट। तो 1 मिनट में अगर 75 टाइम्स हार्ट ने बीट किया तो कितना ब्लड निकला? Hmm. 70 into 75, that comes to around 5.25 लीटर्स। तो बॉडी में कितना ब्लड होता है? इतना ही होता है ना? दैट मीन्स 1 मिनट में हार्ट के अंदर से पूरा का पूरा 5.25 लीटर ब्लड चला गया, isn't it? Which means one red blood cell that started from the heart is back in the heart in 1 minute's time. डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? अगर सभी आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स को एंड टू एंड जोड़ लिया जाए तो 2 लाख किलोमीटर बनता है। 2 लाख किलोमीटर, 2 times the circumference of the earth
1 मिनट के अंदर एक आरबीसी ने तय करके वापस आपके हार्ट में आ गया। आपको अगर हार्ट फिर भी सिर्फ एक पंप दिखता है तो चश्मा बदलने की जरूरत है, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ एक पंप दिखा दीजिए जो 1 किलोमीटर पानी को फेंक के खींच ले 1 मिनट के अंदर। 1 किलोमीटर, ये 2 लाख किलोमीटर की बात हो रही है। 1 किलोमीटर पानी को फेंक के खींच ले, और मॉडर्न मेडिसिन हार्ट को सिर्फ पंप समझती है। इसीलिए हम वो बातें नहीं समझ पाते हैं जो इसके बियॉन्ड है। ये सिर्फ पंप नहीं है, ये पंप ऐसा है, आपने कोई गलत न्यूज सुना, हार्ट की बीट बढ़ जाती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप दौड़ते हैं हार्ट बीट बढ़ जाता है। जब आप, सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल, योर एक्सरसाइज, योर मोशन, the motion of the earth, the motion of the cosmos, and so many other factors which are responsible for the heartbeat, apart from left anterior descending vessel, left circumflex vessel and the right coronary artery। और इस coronary artery में घुमा घुमा के जलेबी की तरह आपके दिमाग को सेंट्रीफ्यूगल लेके आते हैं, सेंट्रीपीटल दिमाग रखते नहीं हैं, जहां पर 85% of this heart does not function on mechanical functions। मैकेनिकली जो आपको दिखता है is just 15%। अगर आपने 85% को सुधार लिया, 15% नगण्य हो जाएगा। which means हार्ट डिजीज को आप कनकर कर सकते हैं। we can make you heart attack proof। the only thing is आप उस स्थिति में आए वो बातें समझने के लिए और वो जीवन शैली वैसे जीने के लिए। वैसे इन शॉर्ट भारतीयता तरीका है पूरी दुनिया की जितनी बीमारियां आप जानते हैं उसको ठीक करने के लिए। जैसे आप जिस शैली में बैठे हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग अगर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और लंबा सांस लें, वो देखेंगे एनर्जी लेवल इमीडिएटली 30 to 40 सेकेंड्स में आपके बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही आप रिक्लाइन करते हैं आप थक जाते हैं, आप वापस मेरुदंड को सीधा कर लीजिए, एनर्जी लेवल विल कम बैक टू नॉर्मल। ये इतना सिंपल है। एंड ब्लड प्रेशर आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर पहले जाया था, जैसे मैं सीधा बैठा 2 मिनट सांस लिया ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। ये बॉडी ऐसे चलती है, ये बॉडी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना हेल्थ परमानेंट है ना डिजीज परमानेंट है। ये एक डायनेमिक बॉडी है, ये स्टैटिक नहीं है। एक बार जो हो गया, मेरे आंख में मोतियाबिंद हो गया तो मुझे तो सर्जरी ही कराना पड़ेगा। इस स्थिति से बाहर निकलिए। मेरे फादर इसके लाइव एग्जाम्पल है। 90-year-old जेंटलमैन अभी देहरादून में मौजूद है, आप उनसे जाके मिल भी सकते हैं। मोतियाबिंद दोनों आंखों में था। अभी आपसे ज्यादा 6x6 विजन में देखते हैं, बिना कोई सर्जरी के, सूर्य त्राटक से, और ये चीजें संभव है। सो डू नॉट थिंक दैट एनी डिजीज दैट यू हैव इज द एंड ऑफ लाइफ। There are so many things that are possible which you might not know, modern medicine might not know, or you might not be told that something like this can happen. Yes, it's possible. So here I wait and I pause for an interaction or question answers that you might have. In the meantime, अगर आपसे कुछ भूल गए होंगे, बाद में याद आए, you can note down my number and send it to my call center. I have a call center, आप उसमें कॉल भी कर सकते हैं, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं, वो सारा रिकॉर्डेड होगा and we will definitely come back to you. We'll definitely come back with an answer. 98150 9999 ये नंबर है। आप इसके व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं। इसमें सारा कुछ 98150 9999। So you can send a message and if I'll be very happy to help। जो लोग भारत देश को ऐसे हेल्प कर रहे हैं, आपके जैसे कर्मठ वीर,
उनके हम सेवा में कुछ काम आ सकें, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होगा मेरा। सो इफ आई कैन हेल्प यू इन एनी वे, मैं बहुत तत्पर रहूंगा आपको हेल्प करने के लिए। कॉमर्स टेक्स अ बैक सीट। जब भी आप मुझसे बात करेंगे आप ये फील करेंगे, मेरे लिए कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेरे इतने डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं। वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर कॉमर्स, नो, वी आर गिविंग बैक टू सोसाइटी what I should have done 25 years back when I started practice. So better late than never, we are trying to give it back to the society. Yes, we charge also, हम चार्ज करते हैं, और पहले हम फ्री करते थे, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं होते थे। आप आश्चर्य करेंगे, जब से हमने चार्ज करना शुरू किया, पेशेंट ठीक होने शुरू हुए। वो उस बात को सीरियसली लेने लगे। वो पहले कैजुअली लेते थे, हाँ इट्स एन ओपिनियन, मैं तो मेदांता से भी लूंगा। फिर मैं बोलता हूँ बॉस प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। देन यू गो टू मेदांता, देन यू गो टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, देन यू गो टू स्लोन केटरिंग, जॉन हॉपकिंस। तुम दुनिया में जहां जाना है जाओ बॉस। इफ यू हैव टू कम टू मी, बी सीरियस। तुमको ठीक होना है, और तुमसे ज्यादा मुझे ठीक होना है, बिकॉज हमें अपना नाम नहीं खराब करना है। हम 96% हमारा क्योर रेट है। We don't want to take you and spoil our percentage of cure rate. If we are curing a disease, we are curing a disease. We are not doing any nonsense, and we are not wasting any time. So let's be very clear on that. Yes, आप अगर कहीं फंसे हुए हैं, आपका भाई मौजूद है यहाँ। That much I can tell you, and I'll be there, standing with you, with your disease process, taking you out of it in a very, very simple manner. आपको ये लगेगा ये इतना ओवर सिंप्लीफाइड वे कैसे हो सकता है? एक्चुअली है, जीना सिंपल ही था जब तक हमने कॉम्प्लिकेट नहीं किया। हमने कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है लाइफ को। जीना बहुत सिंपल है। एनीवे, सो आई पॉज एंड आई विल वेट इफ देयर आर any and many questions that I can answer, I will. थैंक यू डॉक्टर साहब। ये हमारे सब लोग सवाल पूछेंगे, मैं बस ये बोलना चाह रहा था कि आयुर्वेद का तो एफिशिएंसी में कोई डाउट ही नहीं है, सिर्फ ये है कि इसको धीरे धीरे क्लियर कर दिया गया बिजनेस। जो आयुर्वेद के नाम पे आयुर्वेद दे रहे हैं वो भी बहुत कम वाले नहीं। मुझे आयुर्वेद वालों से शिकायत है सर। आयुर्वेद वाले लगे हुए हैं ड्रग वर्सेस ड्रग। तुम्हारे पास पैरास्टामोल है तो मेरे पास सुदर्शन वट्टी है। अरे बस, आयुर्वेद 6 to 7% ड्रग्स है, 93% जीने का तरीका है, वो बताते ही नहीं है। तो उनका भी बिजनेस है, बिजनेस मे बी वो हर आदमी बिजनेस कर जाता है। तो वो तो एक जो उन्होंने स्टार्ट किया था जहाँ से उसके सोच के लिए तो डॉक्टर एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हम हमें पढ़ना इसलिए चाहिए कि दुनिया से बीमारी को खत्म करें। तो किसी डॉक्टर किसी अस्पताल में चले जाओ, दे वांट मोर एंड मोर पेशेंट्स, मोर एंड मोर बीमारी। तो इसलिए ट्रेजरी वहाँ है कि सारा बिजनेस सिस्टम हमारी बढ़ाने को चल रहा है, दवाइयाँ नहीं ढूंढने को चल रहा है, और उसके बेसिस पे ये जो नेचुरोपैथी कह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल सिस्टम को बैलेंस करने की जो उन्होंने ये चीज बोली है उसको लाइफ में वो बात देखी हूँ दोबारा से। तो रॉ फूड है वो बहुत ही हेल्दी है। रॉ फूड, सलाद, फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स, ये सब मतलब कुछ भी इसमें जो इन्होंने ना ग्रेन को यूज किया है, कुक नहीं किया, बस इनका उन्होंने ऐड किया कि 50% यूज कर दिया। तो फिर हमारा दिन भर बॉडी में उसकी सारी गैस, सारी एसिडिटी, जलन, सब खत्म हो जाता है। गुड है, दैट इज अ वेरी बिग एरर। गलत ज्यादा खाना 50%। तो सर दो जोन है उसकी बात करें तो आज की डेट में आपका लेटेस्ट जो हाइजीन फैट है वो आ चुका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो क्या है? वो क्या है? बीच में कम से कम 12 घंटे का गैप तो 12+ पे आपने जिसको वेट रिड्यूस करना तो हमारी बॉडी में क्या चीज दिन भर हर दूसरे घंटे डायबिटीज वाला जो बेच रहा है अगर वो मैं जब खाऊंगा ही काम तो मेरे ब्लड शुगर जाएगी हो जाए
तो खाने के रेशो में बढ़ते हैं। ऊपर से जब मैं रॉ खाऊंगा तो वैसे ही हो रहा है पेट में। तो वो ओवरऑल इनके बारे में हम है, बट एक नजरिया होता है जिनका आप सवाल पूछ सकते हैं। ज्यादा क्या होता है खाने क्या होता है? ज्यादा खा लिया, ज्यादा क्या होता है ये समझता हूँ। ज्यादा वो होता है सर कि जब आप अपनी भूख से ऑलमोस्ट बराबर खाते हैं, जितनी भूख है उतना ये खा लिया, वही ओवर ईटिंग है। क्योंकि आपने तो समझ में नहीं आता। हाँ, तो ये है कि क्योंकि हमें सैवर करके फूड खाना नहीं आता। आप देखिए, नॉर्मली आपने एक निवाला अगर लिया, चाहे वो कुक्ड फूड हो चाहे वो रॉ फूड, दोनों को 32 बार आपको चबाना है, तब जाके वो डाइजेस्ट होता है। आप उसको ऐसी स्थिति में लाते हैं कि आप सीधा निगलते हैं उसको, पानी पानी डाल डाल के निगल लेते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते हैं, एक पत्ता ले लीजिए, पत्ते को जीभ पे रख लीजिए और पानी से पी जाइए। दूसरे दिन मॉर्निंग पत्ता सेम फॉर्म में आपके स्टूल में निकल जाएगा। अगर आपने जिस चीज को च्यू नहीं किया वो डाइजेस्ट नहीं होगा सर। आपका सलाइवा नहीं लगा, वो चीज डाइजेस्ट नहीं होगी, इसीलिए पेट भी निकलता है और हमारा पोस्चर ऐसा होता है कि हम पूरे लंग्स में सांस ले नहीं पाते हैं। पूरे लंग्स में सांस नहीं लेंगे तो डायफ्राम नीचे चला जाएगा, पेट बाहर निकल जाएगा। डायफ्राम को अगर ऊपर खींच लेंगे, जब आप पूरा सांस लेंगे डायफ्राम ऊपर आ जाता है, पेट अंदर चला जाता है। लेकिन हमारा पोस्चर भी ऐसा है, हमारा भोजन भी ऐसा है कि ये सारा कुछ हम जिस स्थिति में हैं हम एक्चुअली डिजर्व करते हैं कि हम इसी स्थिति में रहें। क्योंकि और नॉर्मली इन बातों पे बोलने वाले लोग मैं तो YouTube में भी काफी देखता हूं, कहीं कोई दिखता नहीं है। मुझे अभी तक कोई वीडियो ऐसा मिला नहीं जो बोले कि आप अपना पोस्चर सुधार लीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। हमने तो नहीं देखा। जबकि ये बात कितनी सच है। आप सिर्फ अपना पोस्चर सुधार लीजिए, आप पेट, हमने जो ऑक्सीजन 40% कोरोना में आए थे, उनका आपके पास कल को अगर फिर आते हैं तो आप क्या करेंगे? उसको 15 मिनट के अंदर 100% कैसे करेंगे बिना ऑक्सीजन के? ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये बॉडी में तरीके हैं ये। जैसे फॉर एग्जांपल आप पीठ के बल सोते हैं, जब आप पीठ के बल सोएंगे एक नॉस्ट्रिल खुलती है, हवा जो अंदर जा रही है नॉस्ट्रिल से जा रही है। जब आप पेट के बल आ जाते हैं दोनों नॉस्ट्रिल खुल जाती है, आप डबल हवा ले रहे हैं। और प्लीज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू अनलर्न इन लाइफ। हमारी लर्निंग ही गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आप अंदर क्या लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? दिस इज रॉन्ग लर्निंग, दिस इज रॉन्ग लर्निंग। आप अंदर हवा लेते हैं, उस हवा में 20% ऑक्सीजन है। इस बॉडी को पता है कि ऑक्सीजन आग लगाती है, कितना ऑक्सीजन निकालना है कितना नहीं निकालना है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजन कितना हवा में से नहीं निकालना है, क्योंकि अगर एक्सेस निकाल लिया तो एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है? आपने एक्सेस जो ऑक्सीजन जनरेट किया या ले लिया उसको बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो आग लग जाएगी। इसीलिए कार्बन रिच फूड्स देते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकाल देते हैं। जब तक हमें ये अनलर्न करना पड़ेगा कि आप ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गलत, गलत। आप हवा लेते हैं, इसीलिए हवा डबल लीजिए। ऑक्सीजन दे देंगे तो ऑक्सीजन आग लगा देगी। आश्चर्य वाली कौन सी बात है कि ऑक्सीजन दिया और निमोनिया हुआ? हवा लीजिए, जिसका सबसे बड़ा बाधा, आई एम सॉरी टू से, मास्क है। आई एम सॉरी टू से दैट मास्क उसका सबसे बड़ा बाधा है कि आप हवा ही नहीं ले पा रहे। आप वेट कर रहे हैं कि कोई आके ऑक्सीजन की नली ठूसेगा अंदर। मेरे कहने का मतलब है कि पेट के बल लिटा दीजिए, पेट के बल लिटाइए उसको, उसके दोनों नॉस्ट्रिल खुल जाएंगे, हवा लेता रहेगा। 15 मिनट के अंदर आप वो वाला मीटर लगा के रखिए,
40% है, 15 मिनट्स में 98% आ जाएगा। पेट के बल लेटाइए उसको, हवा दिलवाइए उसको बोलो सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। कोरोना ने जो स्थिति में आपको लेके आया, साष्टांग करवा दिया, लोगों को दिखा नहीं। मैं तो कृष्ण में और कोरोना में बहुत ज्यादा फर्क नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था उस समय जिस हिसाब से लोग मर रहे थे, इनफैक्ट जो कोट किया जा रहा था, आई एम श्योर ये पुलिस के पास भी वो डेटा होगा, जो न्यूज में आ रहा था कि इतने लोग मर गए, उससे बहुत ज्यादा लोग मरे थे पूरी दुनिया में, नॉट ओनली हियर, पूरी दुनिया में। अमेरिका में तो हमारे पास वो डेटा है कि वो कितने लोग ये मरे। खैर एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वी डोंट, मैं एक नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी, नॉर्मली कोई कंट्रोवर्शियल ना बात करता हूं ना घुसने का ट्राई करता हूं उसमें, तो हमें उस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम बेसिक्स पे आ जाएं, हम बहुत से ह्यूमंस को बचा पाएंगे। और बहुत सी इमरजेंसीज ऐसी होती हैं, जैसे मैंने आपको अदरक की बात बताई, एक अगर पैरालिसिस सेट इन कर रहा है, आप अदरक खिला दीजिए या अदरक का पेस्ट और मिर्ची का पेस्ट उसके जीभ में लगा दीजिए, उसका पैरालिसिस उसी समय अबॉर्ट हो जाएगा। जो मैं आपको बातें बोल रहा हूं, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। 2022 का नोबेल प्राइज इस बात पे है दैट देयर आर पेप्राजीन रिसेप्टर्स। पेप्राजीन रिसेप्टर्स हैं जो स्टिमुलेट हो गए तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं, ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं, ब्लड ज्यादा फ्लो करता है और इस्कीमिक इवेंट उसी समय अबॉर्ट हो जाता है। मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूं। आप एक अदरक जेब में जरूर रखें। जैसे ही आपको ये फील हो कि ये फेंट हो रहा है या इसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या हार्ट अटैक आया है, अदरक चू कर ले या मिर्ची का पेस्ट उसके जीभ पे लगा दे, उठ के खड़ा हो जाएगा वो। इतना क्विक आपने और कोई चीज देखी भी नहीं होगी। तो इन बातों के लिए हम इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाते हैं, जो हमने अभी अभी कंक्लूड किया, लास्ट 5 डेज का इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें दुनिया में सभी जगह से डॉक्टर्स आते हैं एंड मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स आते हैं। हमारे पास अभी कौन सा जगह था वहां पे, धारवड़ के बेस्ट सर्जन, बेस्ट एनेस्थेटिस्ट और बेस्ट फिजिशियन तीनों स्टूडेंट बन के आए थे यहां पर इस इंटीग्रेटेड मेडिसिन इंटर्नशिप प्रोग्राम में, जस्ट टू नो कि इमरजेंसीज हम कैसे अपने घर में हैंडल कर सकते हैं। एक सवाल है जी, कई बार ये देखने को मिलता है कि बहुत ही यंग हिस्ट्री नहीं है। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ सर। जी जी जी, जिनको कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, वो लोग भी और यंग है, स्वस्थ है, वो लोग भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं अचानक। जी, तो आपके हिसाब से मृत्यु की क्या परिभाषा है और मृत्यु क्या कारण है? हाँ, आपका बहुत ही वाजिब और बहुत ही सही प्रश्न है सर। आज के दौर में जीना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है एंड मोस्ट ऑफ अस जिनका अचानक डेथ होता है, नॉर्मली इट इज ड्यू टू वेसोवेगल अटैक। ये पहले आपको फेंटिंग लाएगा, फेंटिंग अटैक आएगा, फेंट होगा, बंदा गिर जाएगा और अचानक अगर उस बीच वेगस नर्व स्टिमुलेट नहीं हुआ तो वो वेसल इतना चौड़ा हो जाता है कि उसमें ब्लड पूल कर जाता है, द ब्लड डज नॉट रीच द हार्ट और द पेरिफेरी एनीवेयर। आप देखेंगे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं बिकॉज ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। ब्लड वेसल को नॉर्मल टोन में कौन रखता है? वेगस नर्व, उसको वेसोवेगल टोन कहते हैं। वेगस नर्व का टोन, वेगस ही वो कुंडलिनी है जो आपके मूलाधार से सहस्त्रार तक चलती है। वही एनर्जी चैनल्स हैं जो आपने स्टिमुलेट कर लिए तो वेसोवेगल कंस्ट्रिक्शन आ जाएगा और इमीडिएटली ब्लड वेसल नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली ऐसे लोगों का, यंगस्टर्स जो मरते हैं, आपने देखा होगा उनका ब्लड प्रेशर अनरिकॉर्डेबल होता है बिकॉज द वेसल्स आर डायलेटेड, देयर इज नो प्रेशर इन द ब्लड, दिस प्रेशर नीड्स टू बी रिस्टोर्ड। इसीलिए आप अगर देखेंगे हम अपना डे शुरू करते हैं वेगल स्टिमुलेशन से। वेगल स्टिमुलेशन को हम बहुत अहम मानते हैं
और आप जितने भी एक्सरसाइज की पद्धतियां हैं, चाहे वो योग हो, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो या वेट लिफ्टिंग हो, सभी चीजों में आप सांस ज्यादा लेते हैं, सांस ज्यादा छोड़ते हैं। अगर नाक से सांस लेते हैं तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है सर। अगर कान पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, इसीलिए मंदिरों में जाके आप ऐसे ऐसे करते हैं, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। अगर जनेऊ लगाते हैं तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लेके कॉन्स्टिपेशन, यूरिनेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, सांस लेने की पद्धति, गम्स में ठीक से सलाइवा आ रहा है कि नहीं, आपका बैड ब्रेथ है कि नहीं, आपके आई साइट ठीक है कि नहीं, ये सब वेगस नर्व कंट्रोल करता है सर। इसीलिए वेगल स्टिमुलेशन, अगर आप वेगल स्टिमुलेशन में रहेंगे, हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो 8 मिनट का प्रोटोकॉल है। अगर 8 मिनट आपने यही कर लिया तो कुछ और एक्सरसाइज भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करिए। आप जिस कर्म में लगे हैं वो प्रधान है। आप अगर ना हो तो यहां पर अराजकता की स्थिति ऐसी हो कि आपका एक सिपाही चाहिए होता है, पीएचडी डॉक्टर्स जो गाड़ी लेके जा रहे हैं उसको बताने के लिए कि बॉस तुम अभी रुक जाओ, इसको जाने दो और तुम अभी ना जाओ। द ड्राइवर ऑफ दैट कार इज अ पीएचडी। द पर्सन मैनेजिंग द ट्रैफिक is hardly a matriculate. What does that mean? That means हमारा बेसिक्स ही गड़बड़ है। It does not depend upon the education level. It depends upon how you are personally, कितना वेगस। ये जितने भी आपके फेनोमेनन होते हैं कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। दो अगर गाड़ियां लग गई तो बाहर निकल के बोलता तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, which means कहीं ना कहीं वेगल टोन कम है, बिकॉज बहुत जल्दी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। मेरा लॉ कॉलेज में यही था फर्स्ट क्वेश्चन कि क्रिमिनल में और नॉर्मल आदमी में साइंटिफिकली फर्क क्या है। हाउ डू यू डिटरमिन दिस इज अ क्रिमिनल एंड दिस इज अ नॉर्मल पर्सन। तो लोग बोलते हैं, जैसे मैं आपसे भी अगर पूछूं तो आप भी वही आंसर करेंगे जो लॉयर्स ने किया कि सर्कमस्टेंसेस बना देते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे संस्कार बना देते हैं। संस्कार, एक मां के 2 बेटे, एक संत और एक क्रिमिनल, संभव है? मां ने संस्कार दोनों को सेम दिए हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट बायोकेमिकल चेंजेस गो थ्रू, ताकि एक आदमी जो है क्रिमिनल बिहेवियर करने लगता है। यस, इट्स पॉसिबल। सो वी कैन डू फर्दर स्टडीज ऑन दैट। अगर आपका एरिया है, वी कैन एक्चुअली डिस्कस ऑन दैट कि हम कैसे मतलब सोसाइटी में ये करें ताकि क्राइम रेट्स ही कम हो जाए, लोगों की सोच पे फर्क आने लगे। यस, दैट्स पॉसिबल, दैट्स पॉसिबल सर, एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग एट दैट। सर, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? थैंक यू सर। Yes, thank you for that question, madam. I was waiting for something like that because प्रोटीन का जमाना है ना। बिस्किट भी आपको प्रोटीन का चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, इतना प्रोटीन जाके खा के कहाँ जाना है आई डोंट नो, लेकिन प्रोटीन ही चाहिए हर चीज। तो आप देखें, फैट जिसको काट दिया गया था, कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर यू। कितने लोगों को पता है कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर यू? सबको पता होगा। नहीं, किसको नहीं पता है कि कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर यू? किसको पता है? हाँ, सो कोलेस्ट्रॉल अगर ना हो तो आप ना हो। हम बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी हमें मालूम होना चाहिए। जो आपने फैट का बोला, मैं थोड़ा एक्सटेंडेड आंसर दूंगा बिकॉज दिस विल आंसर मेनी पीपल्स क्वेरीज। आपका थायराइड का ग्लैंड T3 एंड T4 बनाता है, ये थायराइड के हार्मोन्स हैं। 1-2 और हार्मोन्स बनाता है जो आपने सुना नहीं होगा, लेकिन और क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आपका स्किन सिबम बनाता है, कई और चीजें बनाता है, आपका हेयर फॉलिकल को रखता है। और क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। 100 ट्रिलियन सेल्स में एक भी सेल ऐसा नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता है। ये बॉडी की जरूरत है, तब ये सेल कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, और आप कोलेस्ट्रॉल को अपना दुश्मन समझ रही हैं। बड़ी विडंबना है ये, बड़े दुख की बात है। इसलिए आप ये ना समझें कि जो मॉडर्न मेडिसिन में बताया जा रहा है
वही बी ऑल एंड एंड ऑल है, नहीं है, नहीं है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन का उल्टा कर लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। जैसे डायबिटीज का प्रेस्क्रिप्शन का ठीक उल्टा कर लीजिए। वो बोलेंगे हर 2 घंटे पे खाइए, मत खाइए। वो बोलेंगे पनीर खाइए, मत खाइए। आप चाय पी सकते हैं, मत पीजिए। आप कोल्ड ड्रिंक इतना सा पी सकते हैं, मत पीजिए। आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाएगा। तो कई बार ये समझना पड़ता है कि क्या है यार। एंड ये डॉक्टर्स का दोष नहीं है, ये प्रोटोकॉल बने हुए हैं। तुम अपना दिमाग ना लगाओ। अमेरिका से प्रोटोकॉल आ रहा है, छाप दो पेशेंट को। तुम तो BMW में घूमो यार। आई रिफ्यूज टू बी अ साइंटिस्ट। इफ आई एम अ डॉक्टर, आई एम सपोज टू बी अ साइंटिस्ट। एंड साइंस 50 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, तो वो साइंस नहीं है, वो तो रिलीजन हो गया। साइंस चेंजेस एवरी डे। यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्यों है भाई? कैन देयर बी समथिंग बेटर? यस। सो कमिंग बैक टू द पर्टिनेंट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, द पर्टिनेंट क्वेश्चन वाज फैट कितना चाहिए। तो आपको सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और फैट भी चाहिए, लेकिन प्रोटीन बहुत कम चाहिए। प्रोटीन कितना चाहिए? 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। आप 0.8 छोड़ दीजिए, 1 ग्राम पर केजी बॉडी। 60 किलो का इंसान है, 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और 60 ग्राम प्रोटीन एक हैंडफुल अंकुरित चने में मिल जाता है। इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। इससे ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो 20 साल में किडनी फेल करेगी। आश्चर्य मत करिए, आश्चर्य मत करिए, बिकॉज प्रोटीन इज नॉट स्टोर्ड, इट इज एवरी डे टेकन आउट थ्रू द किडनीज, एंड किडनीज हैव टू ओवरवर्क। तो प्रोटीन खाते रहिए, किडनी फेल करते रहिए। हम 18 साल के लड़कों को देखते हैं जो जिम से आते हैं किडनी फेलियर में, वे प्रोटीन खा रहे हैं। माय गॉड, वे प्रोटीन, व्हाई प्रोटीन, व्हाई सो मच प्रोटीन? और मसल्स, बाय द वे, जो लोग मसल्स बना रहे हैं उनको ये जानना चाहिए कि साइंस है कि कार्बोहाइड्रेट से मसल बनते हैं, प्रोटीन से नहीं। इसलिए ठीक साइंस भी बताना बहुत जरूरी है। हम बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हो गए हैं इन लोगों के एडवर्टाइजमेंट से। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। और भारत के देश में, जो कृष्ण का देश है, उसमें अगर दूध पीने का एडवर्टाइजमेंट करके आपको पिलाया जा रहा है, यकीन मान के चलिए, दूध 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 पियो। अगर ये प्राइम टाइम में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, समझ लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट आपके फायदे के लिए नहीं, जो कर रहा है उसके फायदे के लिए है। इट्स नॉट फॉर यू। और ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं आ रहा है, ये उसके इंटरेस्ट में आ रहा है, ताकि आप ज्यादा सामान खरीदें, अपना विवेक यूज करें। अगर विटामिन ई के क्रीम से स्किन अच्छा होता तो सबका स्किन अच्छा हो जाता है। विटामिन ई खाना पड़ेगा, और विटामिन ई का रिचेस्ट सोर्स है स्प्राउट्स। अगर पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट एक्चुअली बॉदर्ड है आपके स्किन के लिए, तो बोलेगी आप स्प्राउट्स खाओ, आपका स्किन ठीक हो जाएगा, पॉन्ड्स लगाने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा बोलेगी क्या? So we need to understand that all these things are selling things. आप एक एवरेज जो हमारा वैदिक भोजन है, आप अगर वो करते हैं और 50% मात्रा में आप स्प्राउट्स, सैलेड्स और फ्रूट्स फ्रेश लेते हैं, आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, माइक्रोन्यूट्राइंट्स, मैक्रोन्यूट्राइंट्स सभी बैलेंस्ड हो जाएंगे, सभी बैलेंस हो जाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द डिजीजेस दैट यू नो आर डेफिशिएंसी डिजीजेस। अगर एफिशिएंसी बॉडी का बढ़ाना है तो आपको इस पे आना पड़ेगा। जो स्प्राउट्स है, स्पेशली, आपने कभी सोचा कि हम सीड्स खाते हैं? कभी आपने सोचा? चावल क्या है? सीड ही है ना। दाल क्या है? रोटी क्या है? सीड ही है ना। सो
हम सीड्स खाते हैं बिकॉज सीड हैज द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम अ ट्री, हमें पता है। आपने सीड को बॉईल कर लिया, मान लीजिए आपने दाल बना लिया, तो वो सीड निकाल के जमीन में गाड़ देंगे तो पेड़ उगेगा? क्यों? क्यों? इट्स डेड फूड। मुझे वो साइंस जानना है, मैं ढूंढ रहा हूं डेड फूड आपको लाइफ कहां से दे रहा है। आई वॉन्ट टू नो दैट साइंस। याद रखिए, लाइव फूड्स लाइफ देंगे, डेड फूड्स डेथ देंगे। और आपको ये बैलेंस बना के चलना होगा कि आप लाइफ चाहते हैं कि डेथ चाहते हैं। अगर लाइफ ज्यादा चाहते हैं तो स्प्राउट्स ज्यादा खाइए, डेथ ज्यादा चाहते हैं तो डाइंग फूड या डेड फूड ज्यादा खाइए। So the choice is yours. The choice is not mine. फैट का लिमिट भी बता दीजिए। हाँ, तो टोटल फैट जो हम एक नॉर्मल डाइट देते हैं, इसमें 50% कुक्ड 50% अनकुक्ड फूड है, उसमें आपको एडिशनल कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फैट की कमी है जो शक्ल पे भी दिखने लगती है, वी कैन सी दैट द फैट इज बीइंग ड्रेन्ड आउट। इन दोज केसेस आपको कोई भी तेल, जितने तेल आपको मिल रहा है सब में ओमेगा 3 होंगे, वो टेस्ट करवा देंगे, मिल जाएंगे। उसको आग दिखा दिया, खत्म हो गए। जिस भी तेल को आपने आग दिखा दिया वो पॉली अनसैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड हो गया। वो आपको जब भी करेगा आपको ट्रांस फैट कॉज करेगा, कैंसर कॉज करेगा, ये सारा कुछ करेगा, क्योंकि आपने उसमें आग दिखा दिया। अगर वो मार्केट में होता, आप टेस्ट करते, तो उस समय आपको सारा कुछ मिल जाता। आग दिखा दिया, खत्म हो गया। इसलिए अगर तेल खाना ही है तो आप स्प्राउट्स में कोई चीज में ऊपर से डाल लीजिए और उसको खाइए, आपको कभी फैट की कमी नहीं होगी। जितने भी दीर्घायु लोग हैं, 100 ईयर से ऊपर जीते हैं, आप उनको पूछिए, वो तेल जरूर पीते होंगे, 1 चम्मच जरूर पीते होंगे। आप देख लीजिएगा। तो आप नॉर्मली अपने सैलेड के ऊपर ऑयल डाल लीजिए, कभी भी आपको कोई ऑयल की कमी नहीं होगी, प्लीज। और प्लीज वो वाला ऑयल मत डालिए, क्या बोलते हैं उसको, ऑलिव ऑयल। जितना दुनिया में बिकता है इतने ऑलिव ही नहीं है। आपको ये बात समझना पड़ेगी। ये ऑलिव ऑयल के चक्कर में हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उतने ऑलिव ही नहीं है जितने ऑलिव ऑयल बिक रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग बात जानने वाली है कि ये बाकी की कमियां पूरी कहां से हो रही हैं। तो आप सरसों तेल, जो हमारी भारतीय पद्धति जैसी है, आप सरसों का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वुड प्रेस्ड, या आप अपने घर में ही कोलू रख सकते हैं, आजकल आता है वो, आप नारियल का वो लेके आए, उसमें डालें, उसी में ऑयल निकालें, वही ऑयल यूज करें, वो बहुत अच्छा है जी। पानी बॉयल लेना चाहिए या फिर सादे? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन। आपको बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए, ये मेरे दिमाग से निकल गया था। आप देखिए, जो आप पानी पी रहे हैं, अभी आपके सामने जो बॉटल रखा हुआ है, बहुत मजबूरी हो तो ये पानी पीना चाहिए। अब तो प्यास से जान ही चली जाएगी, तब ये पानी आप पी सकते हैं। अदरवाइज इस पानी में कुछ इम्प्योरिटी डालें, थोड़ा सा सौंफ डाल लें, 2 लौंग डाल लें, 1 इलायची डाल लें, 1 दालचीनी डाल लें, कड़ी पत्ता डाल लें, कुछ न कुछ डालें इसमें, बिकॉज दिस इज डीमिनरलाइज्ड वाटर। आपको मिनरल वाटर बोल के बेचा जा रहा है। आरओ मतलब क्या हुआ? साइंटिफिकली जो लोग साइंस जानते हैं वो जानते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या मतलब है। रिवर्स ऑस्मोसिस निकला कब था, क्यों निकला था, किसने निकाला था? किडनी के डायलिसिस करने के लिए निकाला गया था रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस वाले पानी में अगर इतना सा भी मिनरल हो गया तो वो किडनी को डैमेज करेगा, इसीलिए उसमें से मिनरल निकाला गया और उसको मिनरल वाटर बोल के आपको बेचा जा रहा है। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं। जिन लोगों के पास डायलिसिस है, हॉस्पिटल वालों से पूछ लीजिए, डायलिसिस के पानी को गार्डन में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि गार्डन का ग्रास ब्राउन हो जाता है, जल जाता है।
ये पानी आपके शरीर में क्या कर रहा होगा? जस्ट बिकॉज ये क्लियर है, दैट डजंट मीन ये पीने लायक है। और मुझे तो लगता है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, आप अगर डेट देखेंगे, जिस डेट से ये बॉटल्ड वाटर आया है, उस डेट से बीमारियों को आप दोनों को कोरिलेट करते जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोल रहा था रूट कैनाल ट्रीटमेंट, क्या दिक्कत है यार बॉस? द डेटा इज, अगर 100 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, 67 का रूट कैनाल हुआ है। आप इस डेटा को नकार कैसे सकते हैं? हाउ कैन यू से दैट दिस डेटा डज नॉट मैटर? यार रूट कैनाल तो होता ही है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद ब्रेन में ट्यूमर भी होता है, कहीं से पस भी निकलता है। समझ नहीं आता है कि ये पस कहां से आ गया यार, मेरे तो बॉडी में इन्फेक्शन है क्या कहीं? क्योंकि आपने इन्फेक्शन दबा दिया, उसका कब्र बना दिया। इट्स अ वेरी अनसाइंटिफिक वे ऑफ परसुइंग थिंग्स। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों? आप उसमें हल्दी भर लीजिए ना। मर्क्यूरी क्यों भरना चाहते हैं? मर्क्यूरी हैवी मेटल है, वो ट्यूमर कॉज करेगा। एंड जस्ट बिकॉज द डेंटिस्ट कम्स इन अ BMW कार, that does not mean that she knows all the science in the world, she or he for that matter. मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सभी चीजों में अपना विवेक जरूर यूज करें, बिकॉज यू आर द एंड कंज्यूमर। तो सर एक और पानी को तो पानी में आप कुछ ना कुछ डाल जरूर लें पीने के पहले, इसको ऐसे ही ना पिए। नॉनवेज खाना कीजिए नहीं, जिस खाने में किसी की आह लगी है। हाँ 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 हाँ, हमारा जो एग्जाम्पल है ना सर, इसीलिए वो 100 साल में मर जाते हैं सर, नहीं तो वो 140 साल जीते। मेरी बात समझिए आप, यू आर लुकिंग एट इट दैट वे, यू आर लुकिंग एट इट दैट वे, आई एम लुकिंग एट इट द अदर वे। द अदर वे इज 140 साल क्यों? नेचर में कोई भी चीज, सर ऐसा है, नेचर में कोई भी, आप पार्ट ऑफ नेचर है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं। इफ यू आर पार्ट ऑफ नेचर नाउ, नेचर में कोई भी चीज जब वो मैच्योर करती है जिस एज में, उससे 7 टाइम्स ज्यादा उसकी आयु होती है। इफ यू मैच्योर एट द एज ऑफ 20, what is the reason you will not live up to 140? You should not, man cannot be an exception always to the rule of nature. नेचर के कुछ रूल्स हैं, उस रूल के एक्सेप्शन बार बार इंसान नहीं हो सकता है। ही इज द ओनली स्पीशी जो, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशी ऑन प्लैनेट अर्थ। मैं तो इंसान से पूछता हूं, तुमने ये सर्टिफिकेट खुद को दे लिया बॉस? इसे पूछा था क्या? तुमने कुत्ते से पूछा कि बॉस हम ये ह्यूमन काइंड को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, दे कि नहीं दे? आप सिंपल खाने की बात से, कुत्ता एक बार सूंघ के बता देगा खाना है कि नहीं खाना है। आपको आज तक नहीं पता चला क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मेरे कहने का मतलब है कि हमें सो नॉन वेजिटेरियन फूड, मेरे कहने का मतलब ये है सर, नॉट ओनली नॉन वेजिटेरियन फूड, दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आपके प्लेट में नहीं होना चाहिए। अगर आप इन सब को हटा पाते हैं, 140 साल आपको प्रयास करना पड़ेगा नहीं जीने का, आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप अगर इन सभी चीजों को हटा देते हैं, आप अपना एनर्जी लेवल देखिए कहां पहुंचता है। यस, ऑफ कोर्स, thyroid is a very small disease to be cured. In fact, thyroid is more of a metabolic disease than a hormonal disease. और सबसे पावरफुल हार्मोन्स जो बॉडी में हैं, सबसे पावरफुल हार्मोन्स 2 हैं। I don't know whether you have heard, but one of them is insulin. The second is vitamin D. Vitamin D is not a vitamin; it is a hormone. In case people did not know, they should know. It is a hormone. It is not a vitamin.
These are two powerful vitamins in the body, powerful hormones in the body. इंसुलिन जब भी ज्यादा होगा तब ज्यादा होगा जब आप बार बार खा रहे हैं, तो पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है। ये आपके मुंह को भी बड़ा करेगा, पेट को भी बड़ा करेगा, उम्र को भी बड़ा करेगा, ट्यूमर है तो उसको भी बड़ा करेगा, यूट्रस को भी बड़ा करेगा, लेकिन यूट्रस को यूनिफॉर्मली बड़ा नहीं कर पाता, इसलिए फाइब्रॉइड हो जाता है। ये सब कुछ बड़ा करेगा, प्रोस्टेट को बड़ा करेगा, यूरिन करने में 50 इयर्स के बाद प्रॉब्लम आने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जुबान पे लगाम नहीं रहा। हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी। इतना खाना जितना हम कम बोल बोल के खा रहे हैं, हमें ये बंद करना पड़ेगा और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा जीवन में, तब जाके जीन में डिसिप्लिन आएगी। हम अभी क्या कर रहे हैं? जीन ढूंढ रहे हैं। कौन सा जीन है बॉस? अरे जीवन देखो यार, तुम जीन के चक्कर में पड़े हो। हाथी को कैंसर नहीं होता है, साइंटिस्ट कहां लगे हुए हैं? कौन सा जीन है यार? हम उसको ना मैप करके ना ह्यूमन ये जीनोम में इंट्रोड्यूस कर देंगे, कैंसर नहीं होगा। अरे कहां फंसे हो यार? जीन देख रहे हो, जीवन नहीं देख रहे हो। वो पत्ते खाता है, तुम भी पत्ते खाने शुरू कर दो, तुमको भी कैंसर नहीं होगा। ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं जो हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। थायराइड के लिए ये देखना पड़ेगा कि यूथायराइड है, हाइपरथायराइड है, हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइडिज्म जनरली मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ये, एंड दिस इज प्रॉब्लम नॉट इन द थायराइड बट इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। आप अपना माइटोकॉन्ड्रिया सुधार लीजिए, मेटाबॉलिज्म अप कर लीजिए, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। मेटाबॉलिज्म अप करने के लिए, डिड यू नो दैट 80% ऑफ द डिजीजेस दैट यू नो ऑफ आर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस, इंक्लूडिंग कैंसर। इंक्लूडिंग कैंसर is a mitochondrial disease, it's a metabolic disease। जो बाकी 20% है ट्रॉमा से आते हैं, चाहे वो मेंटल ट्रॉमा हो चाहे वो फिजिकल ट्रॉमा। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इंपॉर्टेंट। सो वी नीड टू सी, जो आपने एक जनरल प्रश्न पूछा, जनरल प्रश्न में यह है कि आप अगर इस भोजन की स्थिति में आ जाएंगे और दवा आप अगर छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे within 6 months to 1 year your thyroid levels will come back to normal because you have made your metabolism normal। मेटाबॉलिज्म जब भी लो रहेगा, आपको ना जब भी थायराइड होगा आपको लो फील होगा, आपको लेथार्जिक लगेगा, नींद आएगी, ये सभी चीजें दवा से अप नहीं होती हैं। आप दवा लेके भी आपकी स्थिति वही रहेगी, क्योंकि आप रात को ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। एल्ट्रोक्सिन ऐसे बुरे बुरे सपने दिखाता है, उससे अच्छा है कि एल्ट्रोक्सिन न लिया जाए। एंड डिड यू नो, साइंटिफिकली वी डोंट नो व्हाई डू वी ड्रीम। देयर आर सम 10 डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन साइंस दैट वी डोंट नो द आंसर फॉर। द फर्स्ट इज व्हाट इज कॉन्शियसनेस, द सेकंड इज व्हाई डू वी ड्रीम। वी डोंट नो, साइंस हैज नो आंसर टू दिस। बट क्या आप ड्रीम नहीं करते हैं क्या? इसीलिए साइंस हैज नॉट रीच दैट लेवल, इट हैज नॉट रीच दैट लेवल। वी डोंट नो व्हाई डू वी ड्रीम, जबकि हम सभी ड्रीम करते हैं। साइंस को नहीं पता है कि आप ड्रीम क्यों करते हैं। जी, सो थायराइड के लिए यू हैव टू कम टू दिस लेवल ऑफ ये मेटाबॉलिज्म, वो देखना पड़ेगा कि क्या लेवल है। कई बार उस ये लेवल को अप भी करना पड़ता है, डाउन भी करना पड़ता है। तो वो देखना पड़ेगा कि किस इंडिविजुअल की बात हो रही है। देयर कैन नॉट बी अ जनरल रूल। जनरल रूल टाइप 2 डायबिटीज के साथ हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज के साथ जनरल रूल है 2 बार 2 जून भोजन पे आ जाएं। ब्लड शुगर, रैंडम शुगर देखें 2-3 बार, रैंडम शुगर आपका नॉर्मल आएगा। जब नॉर्मल आए तो दवा ना लें, आप देखेंगे शाम तक आपकी दवा वैसे ही छूट जाएगी और फिर वैसे ही रहेगी। और इस बात से डरिए मत कि ब्लड शुगर लो हो जाएगा, ये बॉडी कभी भी ब्लड शुगर लो नहीं करेगी, दवाइयां लो करती हैं। एंड एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर होगा तो क्या हो जाएगा? हैमरेज होगा। और क्या होगा? हार्ट अटैक। हाँ, कोई बोला ना हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हमेशा लो ब्लड प्रेशर में होता है, कभी भी हाई ब्लड प्रेशर में हार्ट अटैक नहीं होगा। और लो ब्लड प्रेशर बॉडी कभी नहीं करती, दवाइयां करती हैं।
The drugs to reduce blood pressure make the blood pressure low, causing a heart attack. ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जानना जरूरी है। इसलिए जरूरी है ब्लड प्रेशर को सांस से कंट्रोल करना रादर देन ड्रग्स। जो मैं आपको बता रहा था कि 2 मिनट में ब्लड प्रेशर विल कम बैक टू नॉर्मल, इट टेक्स मैक्सिमम 2 मिनट्स। इसलिए एक ड्रग फ्री लाइफ रखें ड्रग फ्री लाइफ एंड बी इन्फॉर्म्ड। हम लोग तो क्या करते हैं, हमारे सभी आप प्रोग्राम्स अगर देखेंगे, हमारा ये है कि वी एम्पावर पीपल टू मेक देम देयर ओन डॉक्टर्स। तुम अपना डॉक्टर खुद ही बन जाओ यार, और तुम ठीक रहो। और हम एक वो चला रहे हैं, आंदोलन के तौर पे चला रहे हैं। आप अगर ठीक होते हैं, आपका दायित्व है 2 लोगों को और ठीक करना। इसलिए कि मैं अकेला पूरे ये भारत को स्वस्थ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए, और मैं ये मानता हूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत। स्वस्थ जब तक नहीं रहेगा तब तक ना एक रहेगा ना श्रेष्ठ रहेगा। डॉक्टर साहब, एक तो आपने पानी के बारे में बताया कि दूध टाइम नहीं होता है, टाइम के बारे में बता सकते हैं? और हाँ, ये भी अपने अपने, वाई डू वी स्लीप जो, हाँ स्लीप, हम सोते क्यों हैं? ये बॉडी जो है इसलिए सोती है कि जो आपने दिन भर टॉक्सिन्स लिए हैं उसको डिटॉक्स करना है। दारू पीने वाले 10 घंटे सोते हैं, जो सात्विक भोजन करने वाले हैं 3 घंटे में उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करने में इतना ही टाइम लगता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नींद कितनी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप टॉक्सिन्स लेते हैं आपकी नींद ज्यादा होगी, जितना कम टॉक्सिन्स लेते हैं आपकी नींद कम होगी। हिमालय में जो रहते हैं वो टॉक्सिन्स लेते ही नहीं हैं, इसलिए वो 1-1.5 घंटे सोते हैं या फिर नहीं भी सोते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। नाउ कमिंग बैक टू फूड, 8 घंटे का गैप। नॉर्मली डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। आपने अब तक ये सुना होगा कि डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज। डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। ब्लड शुगर इज एन इफेक्ट ऑफ डायबिटीज, नॉट द कॉज ऑफ डायबिटीज। द कॉज ऑफ डायबिटीज इज हाइपर इंसुलिनीमिया। इंसुलिन का ज्यादा सिक्रीशन कॉज है डायबिटीज का, जिसका इफेक्ट है ब्लड शुगर का ऊपर नीचे होना। जितनी दुनिया में दवाइयां बनी हैं ब्लड शुगर को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करती रहती हैं और आपको इसी में उलझा के रखती हैं। कॉज उसका हाइपर इंसुलिनीमिया है। जब तक उस कॉज पे आप टारगेट नहीं करेंगे उसको क्योर नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। तो आप जब भी इंसुलिन बॉडी में ज्यादा होगा, बॉडी टेक्स 7.5 आवर्स टू मेटाबोलाइज दैट इंसुलिन। इसीलिए अगर 2 खाने के बीच में 8 घंटे का आप गैप दे देते हैं तो आपका ब्लड शुगर वैसे ही नॉर्मल रहेगा। और 8 घंटे का गैप देने वाले लोग 3 बार कैसे खाएंगे? क्योंकि 3 बार खाएंगे तो एक बार सुबह 6 बजे खाना पड़ेगा, फिर 2 बजे खाना पड़ेगा, फिर 10 बजे रात को खाना पड़ेगा। ये संभव नहीं है। इसलिए 2 जून भोजन पे आ जाइए। 9 से 10 सुबह में और 5 से 6 शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन ग्रहण कर लें और आप देखें डिजीज फ्री रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। सर, ऐसे कहा जाता है कि जो फूड एडल्ट्रेशन है और जो पेस्टिसाइड ज़्यादा जैसे कैंसर और ज़्यादा डिजीजेस एडल्ट्रेशन और पेस्टिसाइड। यस, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में पेस्टिसाइड ज्यादा होता है, मिलेट्स में नहीं होते, बिकॉज इट इज नॉट येट जेनेटिकली मॉडिफाइड। हाँ, नॉर्मली पानी क्या करती है, ऐसा माना जाता है आयुर्वेद में कि जठराग्नि को कम कर देती है, जठराग्नि को कम करती है। और ये अग्नि की जरूरत होती है आपके भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो नॉर्मली 30 to 45 मिनट्स बाद, ऐसा आयुर्वेद कहता है कि आपको 30 to 45 मिनट्स में ही उसके बाद पानी पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। बॉडी में 71% पानी है। यस,
पानी तो दिन में 5 लीटर बोल रहे हैं, तो सिर्फ ये बोल रहे हैं खाने से आधा घंटा पहले और आधे घंटे बाद पानी नहीं है। हेल्थ एंड डिजीज का बेसिस मैं जाते जाते बताऊं। यस, हेल्थ एंड डिजीज का बेसिस ये है कि आप जब भी कोई काम करते हैं, जैसे सुबह सो के उठे और जब तक रात को सोए नहीं, आप कुछ भी करते हैं आप एसिड बनाते हैं। कोई थॉट भी आता है तो एसिड बनता है। नेगेटिव थॉट है तो ज़्यादा एसिड बनेगा, पॉजिटिव थॉट है तो कम एसिड बनेगा, लेकिन दोनों में एसिड बनेगा। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जब आप खाना खाते हैं गैस्ट्रिक एसिड बनता है। दिन भर बॉडी एसिड बनाती रहती है। इस एसिड को बॉडी के पास दिन भर एसिड बेस बैलेंस के चक्कर में रहती है बॉडी। इस एसिड को निकालने का बॉडी के पास 4 उपाय हैं: रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन। यही 4 तरीके हैं, 5वां कोई तरीका नहीं। अगर आप लंबा सांस ले रहे हैं तो अल्कलाइन ब्रीदिंग कहते हैं उसको। अगर छोटा छोटा सांस ले रहे हैं तो एसिडिटी में ऐड कर रहे हैं, दैट इज एसिडिक ब्रीदिंग। इसीलिए रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, गर्मी लग रही, एसी ऑन करो, आपने पसीना रोक लिया, एसिड बिल्डअप चालू हो जाएगा बॉडी में। तो जैसे ही बॉडी क्या करती है, इस एसिड बिल्डअप को बहुत दिन तक रोकती है। जब बहुत ओवरवेल्म हो जाती है तो उस एसिड को बॉडी इकट्ठा करके कहीं ना कहीं भेजती है। अगर गॉल ब्लैडर में भेज दिया तो वहां स्टोन बन गया, किडनी में भेज दिया तो वहां स्टोन बन गया, ब्रेस्ट में भेज दिया तो लंप बन गया, उस लंप में कैल्सिफिकेशन हो गया तो कैंसर बन गया। बेसिस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज मैंने आपको अभी बताया। जितने भी कैंसर के पेशेंट्स आपके नोन हैं, आप उनको पूछिएगा, उनको एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन होगा ही। दैट इज द बेसिस ऑफ ऑल डिजीज। इसीलिए 65 to 70% ऑफ द वर्ल्ड इज कॉन्स्टिपेटेड। इसीलिए पेट सफा वाला जो है, मैं जानता हूं उसको, डॉक्टर गुलाटी, वो हमारे यहाँ आने वाले भी हैं। पेट सफा हर रोग दफा। ही स्टार्टेड विद अ फिक्की पुड़िया, राइट। अभी 1400 करोड़ में अपना कंपनी बेचा है पेट सफा। 1400 करोड़, which means constipation. You look at the level of constipation people have. Some people have real constipation, some people are vocally constipated. So we need to understand that. Nonetheless, हाँ, mentally भी, yes. जी जी जी। वेल, ये जो कैटेगराइजेशन है सर, जो आपने कैटेगराइजेशन किया है, बॉडी ऐसे कैटेगराइज नहीं करती है, लेकिन हाँ, मॉडर्न मेडिसिन ने इसको समझने के हिसाब से कैटेगराइज किया है। ये इंटरचेंजेबल है सर। बाय द वे, हम भारत एक योग का देश है, तो हमें जो भी बात करना चाहिए योग के दायरे में बात करना चाहिए। ये इंटरचेंजेबल है। ये वेस्ट के लिए ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इसी को कंट्रोल में लाने को योग कहते हैं। आप जब चाहें तब हार्ट बीट हो, जब चाहें तब हार्ट बीट रोक सके, ये योगी कर पाते हैं सर। तो ये जो आप जो डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, फर्स्ट तो ये भारत में एग्जिस्ट नहीं करता है एज फार एज योग इज कंसर्न, लेकिन यस, जी। तो आपका अगर वाइफ हस्बैंड का झगड़ा हो गया शाम को, मान लीजिए, उस दिन खाना मत खाइए, उस दिन भोजन मत करिए, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें इंटरप्ले ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है। उसी को आप ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं।
पूरा का पूरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है और वो वेगस नर्व पे चलता है। वेगस नर्व इज द ओनली नर्व जो पूरा का पूरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को चलाती है। इसीलिए वेगल स्टिमुलेशन जब भी आप करेंगे आपका वेल बीइंग में आप आइए रहेंगे। और स्ट्रेस वाली स्थिति जो है, आप अगर स्ट्रेस में, और स्ट्रेस कोई बुरी बात नहीं है, स्ट्रेस होना ही चाहिए। लाइफ में स्ट्रेस ना हो तो वो लाइफ नहीं है, होना ही चाहिए स्ट्रेस, बट यस यू शुड नो हाउ टू काउंटर दैट स्ट्रेस। तो काउंटर करने के लिए सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। पैरासिम्पैथेटिक को आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? अगर आप झगड़े में आ गए, जैसे वाइफ से झगड़ा हो गया, तो पूरा का पूरा स्ट्रेस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उस समय का खाया हुआ खाना जहर का काम करता है सर। जितने आपके टॉक्सिन बिल्डअप है, मेरा क्वेश्चन ये था, जब मैं आपको फूड ऑफर करता हूँ तो आपके पास डिस्कशन होता है, डिस्कशन क्या रहता है कि इसको मैं लूंगा या नहीं लूंगा। लेकिन जब आप एक बार ले लेते हैं तो आपका डिस्कशन पावर जो खत्म हो जाता है, वो बॉडी उसको ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट कर लेती है। तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल में नहीं रहता, तो आपको ऑटोमेटिकली फिजिकल साइंस में एक्सप्लेन करता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में एक्सप्लेन करता है। तो इस पे आपको क्या है, कैसे उसको डाइजेस्ट बॉडी ऑटोमेटिकली कैसे करती है, इसको हम इस ज्ञान से समझ नहीं सकते। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो ज्ञान का सोर्स है, जिसमें सारा इनपुट आपने बातें आपने नहीं है, योगा की या मेडिकल साइंस की या जो भी है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है, ब्रेन के हिसाब से आपने इसको स्टोर किया है, उसके इनपुट को प्रोसेस करके आप ये बता रहे हैं। लेकिन जो चीजें बॉडी समझ नहीं पा रही, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही नहीं समझ पा रहा है, लेकिन बॉडी वो कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, अचानक बॉडी खत्म हो जाती है, अचानक पता नहीं रहता क्या बॉडी खत्म होने वाली है, बॉडी में काम कर रहा होता है, मृत्यु प्राप्त हो जाता है, तो उसको पता नहीं है। कहने मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमेशा काम कर रहा होता है, बॉडी काम कर रही होती है, लेकिन बॉडी जो हमारा ज्ञान है वो काम नहीं कर रहा होता है। तो इसके बारे में आप बताइए। वेल ये बहुत डीप क्वेश्चन है आपका, बट एनीवे वी विल डेफिनेटली आंसर इट सर। जो आप सोच रहे हैं कि बॉडी को नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं है जो बॉडी को नहीं पता है। बॉडी को पता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि बॉडी को पता है। हाँ, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ व्हीकल। वेयर इज द माइंड? द माइंड इज नॉट इन द माइंड. The mind is in consciousness. The vehicle through which you are experiencing it is the brain and spinal cord. These are the vehicles, right? तो ये vehicle में only memory रहता है, और intelligence जो है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये आपके vehicle के beyond रहते हैं। चित्त जो मेमोरी है, दैट इज स्टोर्ड इनसाइड दिस बॉडी नोज कि ये चीज मेमोरी में है, तो ये चीज वो निकाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो केमिकल्स यूज होते हैं, चाहे वो वेगल स्टिमुलेशन में यूज हो, चाहे वो हैप्पी होने के लिए हो, डोज बोलते हैं उसको, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये बनते पेट में है और ट्रांसफर होते ब्रेन में है थ्रू द वेगस नर्व व्हेन यू आर इन रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। तो आप जो भी खाना खाते हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं उस समय, जैसे वर्किंग लंच, जल्दी आइए लंच करो, बॉस ने बुलाया, या भागना है, ना खाओ, क्योंकि दैट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। पानी पी के काम चला लो, कोई ऐसी चीज लेके, नारियल पानी पी के काम चला लो, कोई एक फ्रूट खा के काम चला लो। कुक्ड फूड ये बॉडी के लिए प्रॉब्लम है। अगर आप कुक्ड फूड ही खाना है, उस समय अवॉइड करें जब आप स्ट्रेस में हो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ टॉक्सिन्स टू द बॉडी। थैंक यू वेरी मच सर।